हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आइए डेली करंट अफेयर के आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 4 जून के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। एंड तक देखिए और क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसकी पीडीएफ को ले लीजिएगा, चेकआउट कीजिए, क्योंकि आपको एप्लीकेशन पर बायोलॉजी का यहां पर पीडीएफ अवेलेबल है। 400 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिल जाते हैं। आपको पता होगा एनटीपीसी की एग्जाम शुरू होने वाली है। इसके अलावा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ये सारी एग्जाम जुलाई अगस्त मंथ तक कंडक्ट कराई जाएगी। तो आप सभी के लिए आपको पता है सेंट्रल की सारी एग्जाम्स में बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 400 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विथ डिटेल आपको यहां पर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन लेक्चर भी यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये आपको अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डायरेक्ट अवेल कर लीजिएगा। कोई भी हर्डल आता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए। ओके, तो ज्वाइन कीजिए, अवेल कीजिए। तब तक हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के हमारे पहले क्वेश्चन पर। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 80वां सेशन है उसका आयोजन किया जाएगा सितंबर मंथ में 2025 में। इसके सेशन के लिए 80वें सेशन के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अन्ना-लेना बेयरबॉक को। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। यहां पर अगर हम अन्ना-लेना बेयरबॉक की बात करते हैं तो ये जर्मनी की रहने वाली है। जर्मनी की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रही है अन्ना-लेना बेयरबॉक, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सेशन की अध्यक्षता करेगी 2025 में। आपको पता है ये 5वीं महिला है अभी तक जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के किसी सेशन की अध्यक्षता करने वाली है। 5वीं महिला। आपको पता है इंटरेस्टिंग ये है कि पहली जो महिला थी ना वो इंडियन थी। बात करेंगे तो आपको यह समझ में आ गया कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 80वां सेशन है आयोजन कब होने वाला है? सितंबर मंथ में। और यह आयोजन किया जाएगा यूएसए के न्यूयॉर्क में। हर साल वहीं किया जाता है। अभी तक अन्ना-लेना बेयरबॉक सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनने वाली है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। 5 फीमेल्स जो अभी तक प्रेसिडेंट रही है उसमें पहली इंडियन थी विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित जो कि इंडिया से है। 1953 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 8th सेशन हुआ था, पहली महिला जो प्रेसिडेंट बनी थी या जिन्होंने अध्यक्षता की थी। एशिया से भी ये पहली है। फिर एंजी एलिजाबेथ ब्रॉक्स लाइबेरिया की रहने वाली है। 1969 में जो 24वां सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, अफ्रीका से पहली महिला। फिर शेखा हया राशिद अल खलीफा बहरीन की है। 2006 में 61वें सत्र की अध्यक्षता की थी, अरब देशों में पहली महिला। और मारिया फर्नांडा इक्वेडोर की रहने वाली है। 2018 में 73 सत्र जो आयोजित किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसकी अध्यक्षता की थी। लैटिन अमेरिका से अध्यक्षता करने वाली पहली महिला। लैटिन अमेरिका मतलब जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है वहां से। और अब 5वीं बनी है जर्मनी की। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन के 6 अंगों में से एक है। 6 अंग एग्जाम्पल देखें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल होती है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होती है, ट्रस्टीशिप काउंसिल यूनाइटेड नेशन का एक अंग है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय होता है, सचिवालय होता है। तो ये 6 ऑर्गन में से एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ओके, जितने भी यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज है वो आपस में मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर यहां पर बात करते हैं। फॉर एग्जांपल जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, वॉर लगातार चलती मतलब चले ही जा रही है। 2025 तो बिल्कुल वॉर का साल हो गया है ना। रूस यूक्रेन बहुत ताबड़तोड़ वॉर अभी की कंडीशन में हमको देखने को मिल रही है ना। इवन एक क्वेश्चन भी आएगा जहां पर यूक्रेन ने अभी ड्रोन अटैक किया रशिया में, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। बात करेंगे क्वेश्चन में हम। उधर इजराइल का आसपास के देशों से युद्ध चल ही रहा है, इंडिया पाक। तो इस कंडीशन में वॉर की कंडीशन है ना, वर्ल्ड में जो गृह युद्ध हो रहे हैं अलग अलग देशों में, तो ऐसी जो ग्लोबल इश्यूज है उन पर यहां पर चर्चा की जाएगी। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का आयोजन किया जाता है हर साल।
सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 1945 में। 193 मेंबर कंट्रीज है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। न्यूयॉर्क सिटी में हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। 79th सत्र जो हुआ था 2024 में, लास्ट ईयर, फिलेमोन यंग इसके अध्यक्ष थे और ये आते हैं कैमरून से, जो कि एक अफ्रीकी देश है। तो जो करंट है उनको भी याद रखिए, और साथ ही साथ जो 79 सत्र लास्ट ईयर अध्यक्ष रहे हैं उनको भी याद रखिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह है फिलेमोन यंग, कैमरून के रहने वाले अफ्रीकी देश है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन को यह याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हर बार जो सत्र आयोजित किया जाता है वो हेडक्वार्टर में ही आयोजित किया जाता है, न्यूयॉर्क सिटी में, यूएसए। सेकेंड क्वेश्चन, हर साल खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? आपको पता है एसएससी के एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है और हम हर बार इसको डिस्कस करते हैं। खीर भवानी मेले की बात करते हैं, इसका आयोजन किया जाता है भारत के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, या जम्मू कश्मीर राज्य बोल ले। स्टेट पूछेगा आपसे तो जम्मू कश्मीर है, वैसे यूटी है वर्तमान में। जम्मू कश्मीर में एक मंदिर देखने को मिलता है माता जी का, देवी रागन्या या राज्ञ देवी मंदिर। हिंदू सनातन मान्यता में भगवती पार्वती है ना, या माता दुर्गा, इनके रूप में पूजा जाता है देवी रागम्या या फिर राज्ञ देवी को, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। और यहां पे जब ये मेला लगता है, मेला कब लगता है ये समझो, ये मेला हर बार आयोजित किया जाता है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर। अभी ये चलेगा और अष्टमी तक आयोजित होने वाला है। तो अभी अगर हम ज्येष्ठ मास देखते हैं तो ये मई के एंड में शुरू हुआ है और अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो अभी इसका आयोजन किया गया, 3 जून को ये शुरू हुआ है मेला, जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला। अब यहां पर इसका नाम खीर भवानी मेला इसलिए है क्योंकि माता जी को खीर का भोग लगाया जाता है और प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो डायरेक्ट आपसे स्टेट से क्वेश्चन आएगा, खीर भवानी मेले का आयोजन कहां किया गया या कहां किया जाता है? जम्मू कश्मीर राज्य में किया जाता है। इस साल ये 3 जून को शुरू हुआ है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में इसका आयोजन किया जाता है। जम्मू कश्मीर के अदर मेले की बात करें तो एक तो ट्यूलिप फेस्टिवल बहुत फेमस है, ट्यूलिप फेस्टिवल है ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में होती है। शिकारा फेस्टिवल डल झील पर आयोजित किया जाता है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर पर। झीरी मेला जम्मू कश्मीर में। बाहू मेला जम्मू कश्मीर में। बैसाखी, इसका आयोजन हालांकि उत्तर भारत में पंजाब हरियाणा में भी किया जाता है, पर जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में इसका आयोजन किया जाता है। तर्दी फेस्टिवल ये भी जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। और हेमिस फेस्टिवल, इसका आयोजन भी लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में किया जाता है। वैसे हेमिस फेस्टिवल सबसे ज्यादा फेमस लद्दाख का है, ठीक है, पर जम्मू कश्मीर के भी कुछ एरियो में इसका आयोजन किया जाता है। पोलैंड के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया? पोलैंड जो कि एक यूरोपीय देश है, इसके नए प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए हाल ही में करोल नारोकी। वैसे ये अपॉइंट नहीं हुए हैं, केवल चुने गए हैं, मतलब इलेक्शन जीता है अभी तो करोल नारोकी ने पोलैंड का। पोलैंड में अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, यहां पर करोल नारोकी ने निर्दलीय निर्वाचन अपना किया, निर्दलीय चुनाव लड़े और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 50% से ज्यादा वोट मिले हैं करोल को। इनके जो अपोजिशन में थे उनको 49.11% वोट मिले। तो अब नए प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए पोलैंड में करोल नारोकी। यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि ये निर्दलीय लड़े, रिप्लेस करेंगे ये आंद्रेज डूडा को। आंद्रेज डूडा इस साल अगस्त तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो आपने इंडिया में भी देखा होगा, जो प्रोसीजर चलता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, कार्यकाल खत्म होने से पहले ही नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवा लिया जाता है। तो अधिकतर देशों में जो प्रोसीजर चलती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, वो कुछ इसी प्रकार की चलती है कि कार्यकाल खत्म होने से पहले ही नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवा लिया जाए। तो पोलैंड में भी यही हुआ है। आंद्रेज डूडा का कार्यकाल अगस्त तक चलेगा, 6 अगस्त तक, लेकिन उसके पहले ही नए प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिए गए हैं करोल नारोकी।
ये बनेंगे अगस्त में, ठीक है ना। तब तक कौन है, आंद्रेस डूडा। यहां पर पोलैंड की बात करते हैं, यूरोपीय देश है। अगर इसकी बाउंड्री देखने जाते हैं तो रशिया से इसका थोड़ा सा हिस्सा टच होता है, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और जर्मनी, ये बाउंड्री शेयर करते हैं पोलैंड से। बाल्टिक सी इसके उत्तर में देखने को मिलता है, पोलैंड की उत्तरी सीमा बाल्टिक सागर से लगती है। इसकी कैपिटल है वारसा। आंद्रेज डूडा वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं अगस्त तक, और पीएम के पद पर हैं डोनाल्ड टस्क वर्तमान में। कौन सा देश दुश्मन ड्रोन को लेजर हथियार से मार गिराने वाला वर्ल्ड का पहला देश बना है? तो जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह काम अभी कौन करेगा, इजराइल। तो इजराइल ने क्या किया है कि इजराइल के ऊपर अभी जो पड़ोसी देश है ना, स्पेशली फिलिस्तीन है ना, हमास, और उसके अलावा लेबनान और इन क्षेत्रों से जो अटैक हुए हैं ड्रोन के, इन दुश्मन देशों के ड्रोन को नष्ट करने के लिए इजराइल ने इस बार लेजर एयर डिफेंस सिस्टम का यूज किया है पहली बार। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे S-400 की बात करते हैं, या हम जो यूज करते हैं, या वर्ल्ड के अधिकतर देश जो यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि जब ड्रोन अटैक होता है तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें से मिसाइल निकलती, और मिसाइल के माध्यम से अदर जो ड्रोन होते हैं उनके माध्यम से डायरेक्ट हिट किया जाता है दूसरे दुश्मनों के ड्रोन को। यही हमने S-400 में देखा था। लेकिन यहां पर जो डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास है उसमें लेजर बीम के माध्यम से दुश्मन के ड्रोन को डिस्ट्रॉय किया गया। अब ये जो लेजर बीम है ना, हाई एनर्जी बीम का यूज किया जाता है इस एयर डिफेंस सिस्टम में। जब ये टारगेट को हिट करती है लेजर लाइट, तो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती है, और उसके माध्यम से जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको भी टारगेट किया गया वो ब्लास्ट हो जाता है। तो इस तरीके से पहली बार इजराइल ने दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने लेजर वेपन का यूज किया है दुश्मन देशों के ड्रोन को खत्म करने के लिए। ये जो दुश्मन देशों के ड्रोन थे, जैसा कि एक तो हमास, ठीक है, इसके अलावा लेबनान का हिजबुल्लाह काफी समय से अटैक कर रहा है इजराइल पर। यमन में जो हूती विद्रोही हैं ये भी काफी अभी देख रहे हैं आक्रामक देखने को मिल रहे हैं, और ये भी लगातार इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। तो इन सभी के ड्रोन के खिलाफ लेजर वेपन का यूज किया है इजराइल ने, और ऐसा करने वाला ये वर्ल्ड का पहला देश बना है। इस लेजर वेपन को इजराइल की ही कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा बनाकर तैयार किया गया। टेक्नोलॉजी में इजराइल काफी आगे, स्पेशली डिफेंस में तो बहुत ही ज्यादा आगे है ना। इजराइल पश्चिम एशिया का देश है, इसकी कैपिटल यरूशलेम है, लेकिन काफी सारे देश मान्यता नहीं देते हैं, है ना, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के डिक्लेरेशन के आधार पर 1947 में से एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र रखा गया था जो कि यूनाइटेड नेशन के कंट्रोल में रहेगा। बाद में फिर इजराइल ने से अपने कैपिटल घोषित किया। न्यू शेकेल इसकी करेंसी है। इसहॉक हर्जोग यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पे हैं, लेकिन एक्चुअल पावर जो होती है वो पीएम के पास होती है। तो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि आपको लगातार सुर्खियों में देखने को मिलेंगे, पेपर में, न्यूज में आपको बेंजामिन नेतन्याहू ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक्चुअल पावर इन्हीं के पास है। आगे बढ़िए। पहला अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025, इसका आयोजन किया गया तजाकिस्तान के दुशांबे में। आंसर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ग्लेशियर कंजर्वेशन के लिए समिट है, कॉन्फ्रेंस है, तो उद्देश्य आपको समझ में आ जाएगा। पूरे वर्ल्ड में ग्लेशियर को बचाना, ग्लेशियर कंजर्वेशन के लिए प्रयास करना, ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना, और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के बारे में सोचना कि भाई कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ताकि ग्लेशियर को बचाया जा सके। इसीलिए पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन 2025 का आयोजन किया गया तजाकिस्तान के दुशांबे में। भारत की ओर से भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कीर्तिवर्धन सिंह ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। उद्देश्य आपको पता चल गया। यहां पर तजाकिस्तान की कैजुअल बात कर लेते हैं जहां पर आयोजन हुआ है। सेंट्रल एशिया का देश है, दुशांबे कैपिटल है, करेंसी सोमानी यहां पर करेंसी के रूप में यूज किया जाता है।
इमोमाली रहमोन यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं और कोखिर रसूलजोदा यहाँ पर पीएम के पद पे हैं वर्तमान में। तो तजाकिस्तान के दुशांबे में आयोजित किया गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025। यूनाइटेड, आपको पता है यहां पर रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के रूप में घोषित किया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025 को मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और 21 मार्च को ही यूनाइटेड नेशन ने ग्लेशियर डे मनाने की भी घोषणा की थी कि भैया 21 मार्च को वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर या वर्ल्ड ग्लेशियर डे के रूप में मनाया जाएगा। और पहली बार इस साल 2025 में ही वर्ल्ड ग्लेशियर डे मनाया गया है, याद रहेगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन कौन सा साल है? 2025। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो 2025 में, अच्छा, मनाया कब जाएगा? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो हर साल वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है कब? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। अब यहां पर थीम की बात हो रही है 2025 की, तो पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की 2025 में थीम है, और यह डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। अच्छा, घोषणा कब की गई या कब से मनाया जा रहा है? तो पर्यावरण संरक्षण पर पहला इंटरनेशनल जो सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी ना, वो स्टॉकहोम सम्मेलन है। पर्यावरण संरक्षण पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका आयोजन किया गया था 1972 में स्टॉकहोम में, और यहीं पर अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में या वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, है ना, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को मनाने की घोषणा की गई थी। 2025 में पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की थीम है, जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से 5 जून 1972 से लेकर 16 जून 1972 तक आयोजित किया गया था स्वीडन के स्टॉकहोम में। और इस कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई थी ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी, है ना। तो पर्यावरण को बचाना पूरी पृथ्वी की जिम्मेदारी हो जाती है। उसकी थीम भी इसी पर बेस्ड थी, ओनली वन अर्थ। इसमें 122 कंट्रीज के जो डेलीगेट्स है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को साइन किया गया ताकि पर्यावरण संरक्षण के लिए सारे देश एक साथ आकर प्रयास कर सके। यहीं पर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की भी स्थापना की गई है। एक संस्था है यूएनईपी, जो कि पूरे वर्ल्ड में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। हर साल 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे भी मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने 2018 में इसको मान्यता दी थी, और 2025 की थीम की बात करें तो साइकिलिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर वर्ल्ड बाइसिकल डे की थीम है 2025 में। कब? 3 जून को। और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को। ऑपरेशन स्पाइडर वेब किस देश के द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन स्पाइडर वेब मैंने आपको शुरू में बताया था यूक्रेन के बारे में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है यूक्रेन ने, तो स्पाइडर वेब इस ऑपरेशन को नाम दिया था यूक्रेन ने। आंसर है, देखिए ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया है कि यूक्रेन ने क्या किया कि अपनी कैपिटल कीव से 4 से 8,000 किलोमीटर तक दूर जाकर रशिया में ऑलमोस्ट 2 से 4,000 किलोमीटर अंदर जाकर अटैक किया है ड्रोन से, और बहुत ही ज्यादा कीमती रशिया के जो एयरबेस थे उनको खत्म किया है ड्रोन अटैक के माध्यम से। आपको पता है इसमें एआई का भी यूज किया गया। एक्चुअल में हुआ कि ये कि ट्रक के माध्यम से ड्रोन्स को भेजा गया रशिया की बॉर्डर के अंदर, और जहां पर अटैक करना था उसके बाद ही उन ड्रोन्स को एक्टिवेट किया गया। तो एआई जनरेटेड टेक्नोलॉजी का यहां पर यूज किया गया है इस ड्रोन अटैक में। अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक ये माना जा रहा है, और इसे यूक्रेन ने नाम दिया है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक अभी तक का। ठीक है, इस ड्रोन अटैक से रशिया के 40 से ज्यादा एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए गए। इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए गए ना, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर
वेपन ले जाने में भी सक्षम थे। जो एयरबेस तबाह हुए, 5 इंपॉर्टेंट एयरबेस है रशिया के जो कि इसमें तबाह हुए हैं। नाम तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैंने यहां पर आपको मेंशन कर दिए। आपको तो ये याद रखना चाहिए कि यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को नाम क्या दिया है, तो यह है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। यूक्रेन ने इस अटैक में फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स का यूज किया है। अगर हम फर्स्ट पर्सन व्यूज की बात करते तो जैसे हम देखते हैं, है ना, सामने की तरफ एक ही डायरेक्शन में, पीछे का तो दिखाई नहीं देगा, इस तरीके से ये जो ड्रोन है एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं और सस्ते भी होते हैं। इसके अलावा वेट भी कम होता है, छोटे होते हैं और आसानी से ये रडार पर नहीं आते हैं, है ना, छोटे ड्रोन होते हैं, आसानी से कैप्चर नहीं हो पाते। तो ऐसे ड्रोन्स का इन्होंने यूज किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, है ना। रिवनिया यहाँ की करेंसी है। वर्तमान में यूरोप का देश है यूक्रेन। प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की बहुत ही फेमस है ना, क्योंकि प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है यूक्रेन में। तो प्रेसिडेंट आप याद रखिए डेनिस स्किमहॉल यहां पर वर्तमान में पीएम के पद पर हैं। यहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत फेमस है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर हम इसकी बात करें तो लास्ट ईयर 2024 में रशिया ने इस पर अटैक कर दिया था। एक्चुअल में हुआ यह कि इस क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में यूक्रेन में ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां पर रशिया ने कब्जा कर लिया। अब उस पर अटैक हो गया। अटैक हो गया ना, तो यूरोप के सारे देश डर गए, क्योंकि ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट माना जाता है। अब रशिया ने एलिगेशन लगाया कि भैया यूक्रेन ने हमला किया है ना, अटैक किया है इस पावर प्लांट पे। यूक्रेन का कहना है कि भाई हम अपने ही देश में पावर प्लांट पे क्यों अटैक करेंगे। रशिया का कहना है कि क्योंकि हमने कब्जा कर रखा है इसलिए तुमने यहां पर अटैक कर दिया। तो दोनों ने एक दूसरे पर एलिगेशन लगाए थे। यूनाइटेड नेशन ने भी चेतावनी दी थी कि भाई ठीक है, लड़ रहे हो वो ठीक है, पर ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट को थोड़ा सा ध्यान रखो, नहीं तो पूरा यूरोप बर्बाद हो जाएगा। तो 2022 से ये रशिया के कंट्रोल में है, जब से युद्ध शुरू हुआ है। यूक्रेन अगर आप यहाँ पर मैप पर देखते हैं तो इसकी नेबर कंट्री में हमको मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस और रशिया देखने को मिलता है। और दक्षिण से ये टच होता है ब्लैक सी से। ठीक है। कवाल टाइगर रिजर्व जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है, भारत के किस राज्य में स्थित है? कवाल टाइगर रिजर्व हमको देखने को मिलेगा तेलंगाना राज्य में। एक्चुअल में 2 टाइगर रिजर्व है, एक तो कवाल हो गया तेलंगाना में, और एक टाइगर रिजर्व है जो कि हमको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। ये कहां पर है? टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, ये है महाराष्ट्र में। हुआ यह है कि उनको जोड़ने वाला जो टाइगर कॉरिडोर है ना, हाल ही में इस कॉरिडोर को कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। नहीं समझ में आया? देखिए, एक हो जाता है तेलंगाना का केवल टाइगर रिजर्व, है ना, या फिर इसे कहा जाता है कवाल टाइगर रिजर्व। कहां का है? तेलंगाना का। तेलंगाना आता है ईस्ट में मैप पर, और कवाल के पश्चिम में अगर हम महाराष्ट्र स्टेट में जाते हैं तो टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। इन दोनों के बीच में एक टाइगर कॉरिडोर है, इसको हाल ही में कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया और नाम दिया गया है कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व। देखिए, कंजर्वेशन रिजर्व को अगर हम समझें कि ये क्या है, तो ऐसे क्षेत्र जहां पर लोकल कम्युनिटी की मदद से उन क्षेत्रों को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके, तो ऐसे एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जा सकता है। तो ये पूरा प्रॉपर एक गलियारा है टाइगर्स के मूव करने के लिए, तो इसे कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया, जो कि तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। इसीलिए अभी दोनों टाइगर रिजर्व सुर्खियों में थे, एक है तेलंगाना का और दूसरा देखने को मिलता है हमको महाराष्ट्र में। ओके, कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना पहले कवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता था, 2012 में टाइगर रिजर्व बना, और इस टाइगर रिजर्व से गोदावरी और कदम नदियां बहती है तेलंगाना में। टोटल एरिया है 1015 स्क्वायर किलोमीटर का। इसके अलावा टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की बात करें, महाराष्ट्र में है। 1995 में यह नेशनल पार्क बना। 2 एरिया को मिलकर इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया है, टाडोबा नेशनल पार्क और अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों को मिलाकर 1995 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
इसका एरिया 1727 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर का देखने को मिलता है। तो एक है तेलंगाना, एक है महाराष्ट्र। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ठीक है, IATA का फुल फॉर्म। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एक समिट हुई है, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 में। इसका आयोजन किया गया है जून मंथ में भारत में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत ही रेयर होता है कि इसका आयोजन इंडिया में हुआ हो। इसके पहले इसका आयोजन इंडिया में हुआ था 1983 में। दो यहां पर मीटिंग है, एक तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग, इसका आयोजन भी इंडिया में हुआ, और साथ ही साथ वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट, इसका आयोजन भी इंडिया में किया गया। दोनों में ही जो इन्वॉल्व है वो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। अब ये क्या है, काम क्या है, या समिट का काम क्या है? तो देखिए, एविएशन सेक्टर के मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाती है, चाहे वो जनरल मीटिंग हो चाहे वो समिट हो, है ना। एयर ट्रांसपोर्ट समिट में क्या होगा, एविएशन सेक्टर में जो भी हर्डल है, फ्यूचर को देखते हुए जिन जिन टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, क्या डेवलप कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाती है। और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वर्ल्ड के एयरपोर्ट्स के मध्य में कोलेशन के लिए काम करता है और आपस में मिलकर सहयोग स्थापित करने के लिए काम करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था। तो एक तो इसकी जनरल मीटिंग हो गई और इसके अलावा वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट का आयोजन किया गया। दोनों ही आयोजन इंडिया में हुए। इसके पहले दोनों ही आयोजन इंडिया में 1983 में किए गए थे। अभी आयोजन कहां हुआ है, नई दिल्ली में। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूंगा कि दोनों चीजें क्या हैं। यहां पर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग हर साल अलग अलग देशों में होती है, इस बार इंडिया में हो रही है। एविएशन सेक्टर के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। पहली बार इसका आयोजन हुआ था 1945 में मॉन्ट्रियल कनाडा में, पहली बार आयोजन। समिट की बात कर ले तो यह भी एविएशन इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ा सम्मेलन, यह भी आयोजन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा करवाया जाता है हर साल। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन काम क्या है बता दिया मैंने आपको। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में ही है, जहां पर 1945 में पहला सम्मेलन हुआ है। इसके मेंबर 120 देशों की 340 से ज्यादा एयरलाइंस, है ना, कोलिशन के लिए काम करता है ना ये। तो 120 देशों की 340 से ज्यादा एयरलाइंस इस संस्था की मेंबर है, एसोसिएशन की मेंबर है। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी, एक्टिंग डीजीपी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। कार्यकारी डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यूपी में पुलिस महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है राजीव कृष्ण को। आंसर बी। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों से एक्टिंग डीजीपी या कार्यकारी डीजीपी ही अपॉइंट किए जा रहे, परमानेंट किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। तो उत्तर प्रदेश के न्यू एक्टिंग डीजीपी के रूप में अपॉइंट किया गया राजीव कृष्णा को। यह वर्तमान में पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के हेड के पद पे हैं और डीजी इंटेलिजेंस के रूप में यह काम कर रहे हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है फॉर्मर डीजीपी प्रशांत कुमार को यूपी में। प्रशांत कुमार अभी तक डीजीपी थे यूपी में, अब इनको रिप्लेस किया है राजीव कृष्णा ने। उत्तर प्रदेश की कैजुअल डिटेल देखें तो लखनऊ कैपिटल है, आनंदीबेन पटेल यहां पर गवर्नर के पद पर हैं, योगी आदित्यनाथ सीएम के पद पर है। जो आपसे ज्यादातर पूछा जाएगा वो या तो विधानसभा सीटें, लोकसभा या राज्यसभा सीटें। तो यूपी में विधानसभा की सीटें हैं 403, यहां पर विधान परिषद भी है तो इसकी सीट है 100, लोकसभा की सीटें हैं सबसे ज्यादा इंडिया में 80 और राज्यसभा की सीटें हैं यूपी में 31। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे 4 जून के सभी करंट अफेयर। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें, भारतीय उद्योग परिसंघ के 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष को नियुक्त किए गए राजीव मेमानी। हाल ही में संपन्न 26 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में इंडिया ने कितने मेडल जीते और मेडल टेली में कौन से स्थान पर रहा? तो 24 मेडल जीते और सेकेंड प्लेस पर रहा है इंडिया।
मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? अपल सुचाता चुआंगश्री, मिस वर्ल्ड 2025। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा है? तो यह हो जाएगा दीव। पुर्तगाल में 2025 में संसदीय चुनाव के बाद किसे पीएम नियुक्त किया गया? तो यह हो जाते हैं लुइस मोंटेनेग्रो। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव हाल ही में कौन अपॉइंट की गई? तो यह है शेखा नासिर अल नोवेस। ध्रुव इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय डाक विभाग के द्वारा। बिर्च ग्लेशियर जो कि हाल ही में चर्चा में रहा, किस देश में स्थित है? बिर्च ग्लेशियर देखने को मिलेगा हमको स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हर साल कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 जून को। और कल का लास्ट क्वेश्चन था, हर साल 2 जून को भारत में किस राज्य का फाउंडेशन डे मनाया जाता है? यह हो जाएगा आंसर तेलंगाना। ठीक है, तो यहां पर हमारे कल के सेशन के हमने करंट अफेयर को रिवाइज कर लिया। अब क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर। विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध पहले भारतीय स्थल, यहां पर 1983 में जो भारतीय स्थल शामिल किए गए उनमें आगरा फोर्ट है, अजंता एलोरा केव्स है और ताजमहल है। तो जिस भी स्टूडेंट ने अलग अलग भी आंसर किए तो वो सब सही है, क्योंकि एक साथ इनको विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था 1983 में। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू की गई? तो यह था 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। प्रेसिडेंट रूल भारत के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो यह है आर्टिकल 356। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया? ओथ। किस अधिनियम के माध्यम से भारत सचिव का पद बनाया गया था आजादी के पहले? और फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना किसने की थी? तीनों क्वेश्चन नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।